हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई BA/BSc 6th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट है भाई उनकी बुक है मैकेनिक्स सेकंड नाम से, राइट। आज ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज इस बुक का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फ्रिक्शन, राइट। अब भाई फ्रिक्शन जनरली आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आते हो। 11th क्लास में जिसके पास साइंस थी यानी कि नॉन मेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट है उनको तो दिक्कत आने वाली नहीं है। बीए वालों सुन लो भाई, जनरली क्या होता है यहां पर बीएससी के अंदर, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ना है तो बीएससी वालों को तो 1% दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर है। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बीए वालों के साथ होती है क्योंकि +2 क्लास में उनके पास आर्ट होती है, ठीक है, और आर्ट के अंदर भाई फिजिक्स आती नहीं है तो दैट्स वाई उनको फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं पता होता, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो फ्रिक्शन है इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो चीजें यूज होगी इसका बिल्कुल जीरो लेवल है, जो जीरो लेवल है ना वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहली वीडियो कंप्लीट बेसिक की है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है भाई दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है अपने पास एक्सटर्नल फोर्स, और एक अपने पास होती है इंटरनल फोर्स। क्या होती है? इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के बाहर से लगती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई भी बॉडी कंसीडर कर ली, ठीक है, ये मैंने कोई भी बॉडी कंसीडर कर ली, ठीक है। तो यहां पर जो बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स और इसको आप Fx इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स, ये भी क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो अंदर से फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। तो जब भी फोर्स के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये होता है भाई वो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भी बात कर रहा है, वो इंटरनल फोर्स के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इंटरनल फोर्स क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। तो इस वजह से यहां पर जो आपको पढ़नी है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। जब भी बात आएगी फोर्स की तो माइंड में क्या आना चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक इंटरनल फोर्स होती है, राइट। इंटरनल फोर्स क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है, बचती क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए? तो ऑन एन एवरेज जब भी फोर्स की बात हो तो माइंड में आना चाहिए कि भाई एक्सटर्नल फोर्स भी होती है, इंटरनल फोर्स भी होती है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है दैट इज मोशन। मोशन क्या होता है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में कहलाएगी कि वो मोशन कर रही है? ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर चली जाती है। कहां से कहां? ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल 9:10 पे ये पोजीशन कहां थी? ए पे थी ऑब्जेक्ट। 9:12 पे ये कहां चली गई? बी पोजीशन पे चली गई। तो आप बोल सकते हैं भाई एक ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ, क्या टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करती है? चेंज करती है। किसके विद रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको जनरली क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। समझ गए? अब चलते हैं आगे। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बहुत बार यूज होगी तो इसको एक बारी में सीख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है भाई, क्या होती है? सुनो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं। कई बुक में इसको एक्स से डिनोट किया जाता है, कई बुक में इसको एस से डिनोट किया जाता है, कई बुक में इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक्स बोल दे, एस बोल दे, आर बोल दे, ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। मेरे को कहां से कहां जाना है? देखो, ये मेरे पास ए पोजीशन है, ये मेरे पास बी पोजीशन है। क्या है? ए पोजीशन, बी पोजीशन। अब बी तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जैसे कि आप लोग ऐसे जा सकते हो, यहां से ऐसे जा सकते हो, ठीक है। और एक सबसे जो शॉर्टेस्ट वे है वो ये है,
ठीक है। तो जो ये शॉर्टेस्ट वे है ना, इसी को जनरली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका x हो गया, s हो गया, r हो गया, तो ये अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी गिवन हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देता हूं, t डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है। क्या कर देते हैं भाई, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो अपने को क्या मिल जाती है भाई, वेलोसिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छी तरह पता है, dx बाई डी टी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ds बाई डी टी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, dr बाई डी टी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और इसको जनरली क्या बोल देते हो, वेलोसिटी बोल देते हो, समझ गए। फिर से मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो ये जनरली क्या बन जाता है भाई, ये अपने पास एक्सेलेरेशन बन जाता है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, और ये क्या बन गया, एक्सेलेरेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया अपने पास, एक्सेलेरेशन बन गया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये अपने पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गई, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गया, एक्सेलेरेशन मिल गया। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यही ना पुट करना है यहाँ पर एक बारी, d बाई डी टी। मैं क्या कर रहा हूँ, v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v की वैल्यू क्या है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का दो बारी डेरिवेटिव कर दूं तो भी मेरे को क्या मिल जाती है, एक्सेलेरेशन मिल जाती है, समझ गए। तो ये बेसिक चीजें थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दो भाई डिस्प्लेसमेंट का, और एक्सेलेरेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन के केस में वेलोसिटी का क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। अब अपने पास आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ थे भाई, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या बताता है, देखो सबसे पहले सुनो भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, ये किस में है, रेस्ट में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास अनदर ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, ये किस में है, मोशन में, यानी कि ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये किस में है, मोशन में, राइट। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, ठीक है, ये मार्कर है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो इसको क्या कर दे, चला दे। जैसे मैं हाथ से इसको चला रहा हूं ना, ठीक है, समझ गए। अगर ये मोशन में है, मोशन में रहेगा कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो इसको क्या कर दे, रोक दे, समझ गए। तो जनरली ये रेस्ट और मोशन जनरली क्या है, स्टेट है, क्या है, स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब स्टेट जनरली क्या है, या तो वो रेस्ट में होगी या किस में होगी, मोशन में होगी, ठीक है, या तो रेस्ट में होगी या किस में होगी, मोशन में होगी, ये क्या होगी, स्टेट ऑफ बॉडी। अब देखो बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, रेस्ट में है तो चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, मोशन में है रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि भाई बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, समझ गए। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखो अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो यहां पर होता है जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, बट आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में लॉ होता है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स के कारण क्या आएगी, एक्सेलेरेशन आएगी, समझ गए। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के कारण क्या आएगी, एक्सेलेरेशन आएगी। तो जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा था, देखो एक्सेलेरेशन आ गई तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मेरे पास फोर्स लगाया, एक्सेलेरेशन आ गई, तो यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है ना वो क्या होगा, ma के इक्वल होगा, ये अपने पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। यही तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए भाई, किसके लिए, बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दीवार के बॉल मारी, बॉल अपने पास वापिस आती है, क्योंकि जितना फोर्स दीवार पे आप बॉल मारेंगे उतने ही फोर्स से दीवार क्या करेगी, उस बॉल को अपनी तरफ धकेलेगी। ये क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। अब उसके बाद देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है भाई, जिन क्वांटिटीज को आप क्या कर सके, मेजर कर सके। तो जिन क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आती है अपने पास स्केलर क्वांटिटी और एक अपने पास आती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, आप पढ़ के आए हो। जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर बोला जाता है। और जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड भाई जस्ट एक क्या होता है, नंबर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जस्ट एक नंबर होता है, समझ गए। अब मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो डायरेक्शन क्या होती है भाई, इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, अगर मैं आपको बोल दूं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, यही तो बोला जाता है। बट है ना, फिजिक्स के केस में इसको ऐसे नहीं बोला जाता। उसके लिए अपने पास एक्सिस होती है भाई, ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस होगी, क्या होगी, वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस कुछ इस तरह से होती है भाई, बोर्ड से बाहर निकलती। ठीक है, और तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बाहर तो मैं बना नहीं सकता, तो इसको इस वजह से ऐसे बना देते हैं, ये क्या होगी, जेड एक्सिस, राइट। अब फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो उसको जनरली आप डिनोट करते हैं आई कैप से। किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, इसको डिनोट करते हैं जे कैप से। और जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, इसको डिनोट करते हैं के कैप से। किससे डिनोट करते हैं, के कैप से। जो ये आई कैप है, वेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स। क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है, फिर भी सुन लो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को एक वेक्टर दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक वेक्टर दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, यहां देखना, i कैप यानी कि x एक्सिस पे इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो कितना है, 2। कितना है, 2। y एक्सिस यानी कि j कैप, तो y के ऊपर जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब z ऐसे है, z के ऊपर जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, 4 है। तो s इस तरह से बना दो, कितना है, 4 है। अब इसको कंबाइन करोगे ना, जैसे ये 3 है, ये क्या है, 2 हो गया, और यहां से इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये अपने पास पॉइंट आ गया भाई। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2, 3, 4। समझ गए कैसे डिनोट करते हैं। अब बात आती है भाई कैप कैसे, यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अपने पास जो ए कैप होता है उसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है अपने पास, ए वेक्टर ये दे रखा भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे, i का स्क्वायर करोगे तो सुन लो, जब i स्क्वायर होता है तो i इंटू आई क्या होता है, 1। j स्क्वायर होता है, j इंटू जे क्या होता है, 1। k स्क्वायर होता है, k इंटू के क्या होता है, 1 होता है। उसके अलावा अगर मैं i इंटू जे करता हूं तो ये क्या हो जाता है, 0। यानी कि डिफरेंट की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 0, और सेम की क्या आती है, 1। तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो ये जनरली अपने पास क्या आ गया, ए कैप आ गया। और इस तरह से इसको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है भाई टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर यहां पर आप लोगों को 3 चीजें पढ़नी है भाई। पहली चीज है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी है टेंशन और तीसरा है वेट।
ठीक है, अब ये बहुत काम आएंगी, जैसी वर्डिंग होगी वो ध्यान में रख लेना, 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मेरे पास क्या है, कोई भी बॉडी है भाई, ये मेरे पास क्या है, कोई भी बॉडी है। बॉडी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, बॉडी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझ रहे हो, जो 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी, कितनी पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, वो जनरली क्या होगी आप लोगों की, वो होगी नॉर्मल। और ये हमेशा कहां एक्ट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, बॉडी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। दिखाने का तरीका या तो कैपिटल N होता है और कैपिटल R होता है, आपकी बुक में कैपिटल R से नॉर्मल को डिनोट करेगा। याद रखना बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का, ये क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड आता है अपने पास टेंशन। टेंशन देखो मैं नॉर्मली बताता हूं, रस्सी है, इमेजिन करो ये रस्सी है मेरे हाथ में, इसको जब मैं खींचूंगा ना, क्या करूंगा, इसको मैं खींचूंगा, तो खींचने के कारण रस्सी के अंदर क्या आएगी, खिंचावट आएगी, रस्सी के अंदर क्या आएगी, खिंचावट। इसी खिंचावट को जनरली क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर रस्सी सेम है, रोप सेम है, रोप सेम का मतलब है रोप क्या है, एक है, तो टेंशन भी क्या होगी, एक होगी, ठीक है। रोप सेम, टेंशन एक, टेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। रस्सी बदलेगी तो टेंशन बदलेगी, एक तो रोप के केस में और एक स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, क्या आती है, टेंशन आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेट, अपने पास क्या आता है, वेट। वेट क्या होता है भाई, देखो वेट के लिए पहली चीज कि वेट हमेशा कहां एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। कैसे, देखो वेट हमेशा कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है, कहां एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट होगा W, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर बॉडी का मास कितना है, M है, बॉडी का मास कितना है, M है, तो ये किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, ठीक है। हमेशा कहां एक्ट करता है, ऐसे याद कर लो, वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत भाई, अब आगे चलते हैं, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, अगर मेरे पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, क्या है, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास कोई भी पेज है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको ऐसे उठा दिया, ये इंक्लाइंड प्लेन बन गया, ठीक है, ये ऐसे था, इसको ऐसे उठा दिया, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना है, मान लो कुछ भी है, थीटा है। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैं बॉडी को रख देता हूं, किसको रख देता हूं, बॉडी को, ये लो भाई रख दिया, ठीक है, क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी को रख दिया। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जो वेट है हमेशा कहां एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन ये होगी ना, तो ये इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है, ये इस तरह से क्या करेगा, एक्ट करेगा वेट, समझ गए। नॉर्मल कैसे एक्ट करेगी, बॉडी के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल होगी। कोई दिक्कत, ये तीन चीजें थी भाई जो आपको सीखनी और इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनता है, थीटा ही बनता है, ये और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, कंपोनेंट करने और सीख लो, क्या है, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, इसको फिजिकल क्वांटिटीज में लिख लेना, ठीक है, यहां। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज का बारे में आपने पढ़ा था। अब होता क्या है भाई, अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना तो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है ना वाई एक्सिस की तरफ लग रही है, ठीक है। ये देखो, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, फोर्स है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है।
अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना तो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही हो, ना वाई एक्सिस की तरफ लग रही हो, ना जेड एक्सिस की तरफ लग रही हो, तो उस टाइम पे अपने को क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, क्या करने होते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट करने के लिए सबसे पहला काम भाई आपको एंगल देखना है किस एक्सिस के साथ बन रहा है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज के इस साइड जो कंपोनेंट आएंगे वो कोस वाला आएगा, यानी कि एफ कोस थीटा। जिस साइड एंगल बनेगा उस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस वाला, और जिस दूसरी साइड कौन सा आएगा, साइन वाला। ये याद कर लेना, ठीक है। जिस साइड एंगल बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, और जिस साइड एंगल नहीं बनता उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन वाला। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं। ये एक्सिस दे दी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी दे दी अब की बार आपको कोई भी, जिसकी वैल्यू आपको बोल दी गई है एफ है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो इस केस में क्या होगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, एफ कोस थीटा, और यहां पर कौन सा आता है, एफ साइन थीटा। समझ गए। तो ये कहानी थी भाई एक कंपोनेंट की। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अब जो आगे का पार्ट है ना वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।